Good morning, everyone. Today we are going to discuss the second part of the multiple regression model. आज हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्म पे जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और उस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सिंपल रिग्रेशन से मल्टीपल पे जाते हैं यानी दो से अधिक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे हमने 3 लिए हैं, तो उसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम कई बार जो स्पूरियस कोरिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में या स्पूरियस रिग्रेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में, उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसको डायग्नोस करने के लिए हम टाइम ऐसे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे यूल ने एग्जांपल लिया था मैरिजेस परफॉर्म्ड एट द चर्च ऑफ इंग्लैंड और बर्थ रेट के बीच में या डेथ रेट के बीच में तो ये एग्जांपल सुनने से ही लगता है कि दोनों के बीच स्पूरियस कोरिलेशन है, लेकिन अगर हमें डायग्नोस करना है रिग्रेशन के माध्यम से तो हम एक टाइम ऐसा थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके इंट्रोड्यूस करने से जो इन दोनों वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंटली टाइम ट्रेंड इन्वॉल्व है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक नया कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है और वो है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम पिछले टर्न पे बताया था कि हम इसे, ये लास्ट टर्न वाली स्लाइड है हमने ली है, जो शुरू की 3 स्लाइड यहाँ पे ली हैं वो वही स्लाइड है जो पिछले टर्न पे ली थी और इसलिए ली है कि आपको बैकग्राउंड जो लास्ट लेक्चर का वो मिल जाए और आगे की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सबसे बड़ी चीज इकोनोमेट्रिक्स में यही है, कंटिन्यूटी। और बेटे आप लोग सब लोग साथ साथ पढ़ें और अगर कोई भी आपको दिक्कत है, जितने भी हमारे अभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उन सबसे हमारी गुजारिश है कि आप रजिस्टर पे इसको डाउनलोड कर लें, लेक्चर को नोट कर लें और इक्वेशंस को हाथ से सॉल्व करें और थोड़ा समझने का कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग थोड़ी टफ है एज कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड टीचिंग, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे हम फेस टू फेस इंटरेक्शन आपके साथ नहीं कर सकते। तो कोशिश हमारी रहती है कि हर चीज़ लिखकर आपको दे दें, ताकि कहीं आपको डाउट हो तो आप फ़ोन करके हमें तुरंत पूछ भी सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि लेक्चर आपके समझ में आ रहा है कि नहीं या कहीं दिक्कत है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट एक पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे वेरिएबल्स वही हैं, y log ऑफ नॉमिनल जीडीपी ये वेरिएबल 1 है, तो 1 जो है y के लिए है। log ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स ये वेरिएबल 2 है और इसे x2 से इंडिकेट किया। टाइम x3 है, ये वेरिएबल 3 है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं जो सिंबल 1 2 3 से रिप्रेजेंट किए गए। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के कंसेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया था R12.3, हमने पॉइंट लगा दिया है। पॉइंट का यहाँ पे अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम वेरिएबल 1 यानी y और वेरिएबल 2 यानी x2 इन दोनों के बीच कोरिलेशन निकालना चाहते हैं और इस तरह से निकालना चाहते हैं कि जो समय है, टाइम है, उसके इफेक्ट को इसमें से हटा दे, दोनों में से। तो R123 का मतलब, R12.3 का मतलब है कि partial correlation between 1 and 2 after eliminating the effect of third variable from 1 and from 2 both। तो जब आप एक एक करके चलते, जब थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट आप 1 से हटाएंगे, यानी आप थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को जब 1 से माइनस कर देंगे
तो जो आपके पास बचेगा वो रेसिडुअल है। तो व्हेन यू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द थर्ड वेरिएबल फ्रॉम वन, तो आपने थर्ड में से वन के इफेक्ट को हटा दिया, तो जो बचा वो रेसिडुअल है। वो रेसिडुअल कोई और चीज नहीं है, एरर टर्म कहलाता है। हम लोग रिग्रेशन में उसे एरर टर्म कहते हैं। आप y माइनस वाई कैप निकालते हैं और स्मॉल y कैप जो है वो b, स्मॉल जो y कैप है, अगर आपने उस रिग्रेशन मॉडल में पढ़ा होगा तो वो b1 3x3 करके हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब आप थर्ड में से, सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही है कि जब आप तीसरे वेरिएबल का इफेक्ट वन में से माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा रेसिडुअल, उस रेसिडुअल को ही हम एरर टर्म कहते हैं। तो यहाँ इसीलिए हमने E1.3 लिखा हुआ। और जब थर्ड में से आप सेकंड के इफेक्ट को माइनस कर देंगे तो जो रेसिडुअल बचेगा वो E2.3 हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ बगल में उसके। तो यानी आप E1.3 E2.3 के दरमियान कोरिलेशन निकाल रहे हैं, इसीलिए फार्मूला कोरिलेशन का होता है, अगर आपको याद हो, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कोरिलेशन का, कई बार बताया आपको, सिंपल कोरिलेशन। तो यहाँ x और y जो वेरिएबल हैं वो E1.3 है और E2.3 है। यहाँ पे इन दो के बीच आप कोरिलेशन देख रहे हैं। तो R12.3 is basically the correlation between E1.3 E2.3. तो समेशन एक्स वाई यानी समेशन E1.3 E2.3 अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर यानी E स्क्वायर 1.3 और अंडर रूट समेशन E स्क्वायर 2.3, ये पूरा अंडर रूट में है, अलग अलग चाहे कर लीजिए चाहे एक में कर लीजिए। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए यहाँ लिया। अब आइए देखते हैं कि E1.3 किसके बराबर है। तो हमने लिखा था E1.3 y माइनस वाई कैप, यहाँ पे वाई कैप क्या, B13x3 वाई कैप। इसके ये जो स्मॉल सिंबल्स हैं डेविएशंस फ्रॉम मीन है, डेविएशंस फ्रॉम मीन है। तो जब आप डेविएशन फ्रॉम मीन लेंगे तो y की जगह y है, माइनस वाई कैप की जगह ये लिखा हुआ है, जैसे आप एरर टर्म निकालते थे B13x3, ये वाई कैप की यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह यहाँ पे B13 की फार्मूला दिया हुआ है, आप कोफिशिएंट बीटा निकालते थे समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ पे x3 है, y है, तो समेशन x3 y अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर 3। तो ये वही चीज है जो आप पहले बीटा निकालते थे, यहाँ क्योंकि वेरिएबल बढ़ गए हैं इसलिए हर वेरिएबल को हमने सफिक्स में लिख रखा है, यानी B13 के बीच में ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट वही है जो बीटा है, वही फार्मूला है समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। जब आपने सफिक्स में 1 3 लगा दिया है तो इसका मतलब दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन 1 and 3, और 1 3 का मतलब है समेशन x3 y अपॉन समेशन x3 स्क्वायर। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं, आप रजिस्टर पे नोट कर लीजिए कि कहाँ पे क्या लग रहा है। तो ये वही चीज है जो बीटा कैप वाला लिखा है। इसी तरह E2.3 क्या है, y माइनस वाई कैप। अब यहाँ y कैप जो है B23x3 के बराबर है क्योंकि E2.3 लिखा हुआ है, तो y माइनस B23x3 लिख दिया। अब B13 की जगह यहाँ B23 लिखा है, यानी बीटा कैप B23 है, और वही फार्मूला समेशन एक्स आई वाई आई यानी समेशन x2 x3 अपॉन समेशन x3 स्क्वायर, सेम चीज है बेटा।
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज बेसिक ऑफ द मल्टीपल रिलेशन एनालिसिस। अब यहाँ देखिए लिखा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ E1.3 एंड E2.3 इन R1 2.3, यानी जो R1 2.3 का फार्मूला है उसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो ऊपर था समेशन E1.3, E1.3 की जगह y माइनस B13x3 लिखा है, ये पहले बता चुके हैं। E2.3 की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने वहां थोड़ी गलती कर दी है। ये बेसिकली E2.3 ऊपर देखिएगा जरा सा, आई एम रियली सॉरी। E1.3 तो आपने ठीक लिखा क्योंकि वेरिएबल 1 y है तो y माइनस B13x3 है, लेकिन E2.3 थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। एक्चुअली बहुत सारी इक्वेशंस लिखनी है तो स्लिप हो गया है। y की जगह यहाँ पे बेटे x2 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। x2 माइनस B23x3 होगा। आगे ठीक है, वहां पे बाद में ठीक है, समेशन x2 x3 अपॉन x समेशन x3 स्क्वायर। ये E2.3 की जगह आप यहाँ पे x2 कर लीजिए, स्मॉल x2 है, कर लीजिए उसे। आई होप यू हैव डन इट, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। अब वो वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए E1.3 और E2.3 की जगह, तो समेशन E1.3 y माइनस B13x3 समय E2.3 की वैल्यू देखिए यहाँ ठीक रखी है, यही वैल्यू वहां ऊपर लिखी जाएगी x2 माइनस B23x3 अपॉन, फिर वही वैल्यू है जो ऊपर लिखी है y माइनस B13x3 समेशन है और ब्रैकेट बंद है और स्क्वायर है, बाहर अंडर रूट लगा हुआ है दोनों में। तो समेशन x2 माइनस B23x3 का होल स्क्वायर है अंडर रूट में नीचे। अब एक एक करके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टेकिंग द न्यूमरेटर एंड सॉल्विंग। अब न्यूमरेटर ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए पहले न्यूमरेटर का। x2y समेशन आ जाएगा, B23 ऐसे ही लिखा है, समेशन x3y लिखा माइनस B13 समेशन x2 x3 माइनस माइनस, ये भी देखिए लिखने में कई जगह गलती हो रही है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्लाइड अगर मैं करेक्शन करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो प्लस इसको रखिएगा B13 B23, ये प्लस आएगा साइन। जहाँ पे गलती हो रही है मैं उसको रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ खोल के। तो प्लस B13 B23 समेशन x3 स्क्वायर आएगा। आगे हो सकता है मैंने ठीक किया हो, लेकिन यहाँ पे इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो चार टर्म है, समेशन x2y माइनस B23 समेशन x3y, फिर माइनस B13 समेशन x2 x3 और माइनस माइनस प्लस आएगा, आई एम सॉरी, प्लस B13 B23 समेशन x3 स्क्वायर। तो ये माइनस साइन को सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये तीसरी स्लाइड है, बेसिकली पहली स्लाइड तो केवल उसमें हमने नाम और टाइटल दिया है और एनालिसिस की तीसरी स्लाइड है, वैसे चौथी है। फर्स्ट टेकिंग द न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए प्लस मैंने कर लिया है, जो वहां गलत था यहाँ सही हो गया है, प्लस B13 B23 समेशन x3 स्क्वायर। अब लिखा है डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट समेशन y स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर। जो अंडर रूट समेशन y स्क्वायर है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है, S1 कहलाता है। अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर है क्योंकि डेविएशन है मीन्स है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको S1 S2 लिख दिया है। वैसे 1/n भी लगता है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में केवल मैंने S1 लिखा है अंडर रूट समेशन y स्क्वायर की जगह, क्योंकि वो वेरिएबल 1 है, और अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर की जगह S2 लिख दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। 1/n समेशन x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर है, क्योंकि डेविएशन है मीन से, इसलिए
डायरेक्टली इनकी जगह आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हैं। तो x टू y की वैल्यू निकाली है। देखिए वैल्यू निकलती कैसे है वो भी यहाँ पे हमने उसका एक पूरा मेथड दिया हुआ है। समेशन x टू y हमने ब्रैकेट में लिखा है और मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट समेशन y स्क्वायर अंडर रूट समेशन x टू स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और डिवाइड भी इसी से कर दिया है अंडर रूट समेशन y स्क्वायर समेशन x टू स्क्वायर। अब क्या है कि समेशन y स्क्वायर की जगह s1 लिख दिया, समेशन x2 स्क्वायर की जगह s2 लिख दिया, नीचे वैसे ही रखा हुआ है, हमने वहां चेंज नहीं किया हुआ है। तो अब आप ये पूरा टर्म जो लेंगे, अब आपके पास बचेगा समेशन x2y और अंडर रूट समेशन y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो r का फार्मूला है r12 क्या, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है समेशन x2y अपॉन समेशन अंडर रूट y स्क्वायर अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर इक्वल टू r12। ये r12 का फार्मूला है, जैसे आपको पहले भी बताया, समेशन xi अपॉन अंडर रूट समेशन x स्क्वायर अंडर रूट समेशन y स्क्वायर। तो ये r12 का फार्मूला है। तो s1 s2 ऐसे ही रखा हुआ है और वो जो पूरा टर्म बचा है समेशन x2y अपॉन अंडर रूट समेशन y स्क्वायर अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर, उसकी जगह हमने r12 लिख दिया। तो ये आपका समेशन x2y की वैल्यू आ गई r12 s1 s2। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बाकी वैल्यू बहुत सारी इस तरह से निकलेंगे। r12 s1 s2 ये पहले भी निकाले थे। अब ये नई स्लाइड यहाँ से हमने शुरू कर दी है। अब B23 की वैल्यू, क्योंकि B23 भी है वहां पे, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसका फार्मूला ये पहले भी हम निकाल चुके हैं जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते थे। R23 S2 अपॉन S3। S2 स्टैंडर्ड डेविएशन है सेकंड का, S3 स्टैंडर्ड डेविएशन है थर्ड का। तो इसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। जब आप रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं तो BYX निकालते हैं R टाइम सिग्मा Y बाई सिग्मा X। तो सिग्मा Y स्टैंडर्ड डेविएशन Y का है, सिग्मा X स्टैंडर्ड डेविएशन X का है। तो यहाँ XY की जगह B23 है, तो R हो गया R23 और S2 अपॉन S3। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर XY वेरिएबल है तो BYX हो जाएगा R टाइम्स XY और SY अपॉन SX हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमारे सेकेंड और थर्ड है, तो B23 का ये फार्मूला R23 S2 अपॉन S3। तीसरा एक टर्म है B23 समेशन x3y, यहाँ पे टर्म वो यहाँ दिया हुआ है। B23 का फार्मूला ऐसे लिख दीजिए R23 S2 अपॉन S3। तो S2 यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, और S3 नीचे लिखा हुआ है, तो R23 S2 अपॉन S3 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे केवल हमने S1 से मल्टीप्लाई किया, S1 से डिवाइड कर दिया। वो इसलिए किया है कि जो ब्रैकेट का टर्म है, आप देखिए ये फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, R वेरिएबल 1y और वेरिएबल 3x3। तो R13 ये ब्रैकेट का टर्म R13 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे खाली मल्टीप्लाई डिवाइड हमने S1 से किया हुआ, ताकि जो ब्रैकेट का टर्म है वो R13 हो जाए। तो R13 R23 S1 S2। तो सॉरी, ऊपर जो B23 x3 x3y है वो R23 S1 S2 और ये R13 है जिसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो B23 समेशन x3y इक्वल टू R13 R23 S1 S2 वाला। इसी तरह से B13 समेशन x2 x3 को देखिए ध्यान से। B13 फार्मूला लिख दीजिए R13 S1 अपॉन S3 और अब S2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया है, तो आपको मिल जाएगा R13 R23 S1 S2 जैसे ऊपर निकाला। आप खुद भी करके देख सकते हैं।
मेथड हमने बताया है कि B13 का फार्मूला लिख दीजिए। अभी आपको ऊपर बताया R13 S1 अपॉन S3। तो S3 क्या है, समेशन x2 x3 के नीचे आ जाएगा। अब S2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, S3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये R23 का है जो R23 यहाँ लिखा है, और यहाँ पे चूंकि हमने S2 से मल्टीप्लाई किया था तो पूरा बन जाएगा R13 R23 S1 S2, जैसे ऊपर निकाला बेटा। आपको करना पड़ेगा, ये मत सोचेगा कि हर चीज हर स्टेप आपको करके दिखा। ऑनलाइन में एक फायदा ये है कि रिजल्ट आपके सामने आप करके देख सकते हैं। अगर कहीं मुझसे टाइपिंग में गलती हो गई तो मैं उसे पॉइंट आउट भी कर दूंगा। अब आगे चलिए, B13 B23 समेशन x3 स्क्वायर है। तो B13 का फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको पहले भी लिखाया है। क्या हो जाएगा, R13 हो जाएगा, फिर S1 अपॉन S3 हो जाएगा। तो S1 यहाँ लिखा है, नीचे S3 आएगा। B23 का क्या हो जाएगा, R23 S2 अपॉन S3 हो जाएगा। तो नीचे S3 स्क्वायर हो गया, ऊपर समेशन x3 का होल स्क्वायर है, S3 स्क्वायर ऊपर रखा हुआ है। तो ऊपर S3 स्क्वायर है, नीचे S3 स्क्वायर है, और वो कट जाएंगे, S3 स्क्वायर S3 स्क्वायर, तो R13 R23 S1 S2 बचेगा। ये सारा जो है चेन है, सिमेट्रिकल है, इट्स मतलब हाईली सिमेट्रिकल। तो आपको एक चीज पता हो, देन यू कैन कीप ऑन डूइंग द अदर थिंग ऑटोमेटिकली। लेकिन आप इसे कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन एट द न्यूमरेटर। ये जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये मैंने न्यूमरेटर में पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया जो आपके पास था। समेशन x2y माइनस B23 समेशन x3y माइनस B13 समेशन x2 x3 प्लस B13 B23 समेशन x3 स्क्वायर। वो एक्सप्रेशन जो पहले लिखा था वो यहाँ लिख दिया है, यहाँ प्लस साइन लगा हुआ देखिए। x2y की वैल्यू R12 S1 S2 है, B23 है समेशन x3y की वैल्यू R13 R23 S1 S2 है, माइनस R13 R23 S1 S2 ये वैल्यू है, और R1 प्लस R13 R23 S1 S2 है। तो आप चाहे तो ये माइनस माइनस जोड़ लें दोनों, और या यहाँ पे काट दें सीधे, तो R13 R23 S1 S2 और ये प्लस है, ये कट जाएगा, केवल आपके ये पहले दो टर्म बचेंगे, केवल पहले दो टर्म बचेंगे। R12 S1 S2 माइनस R13 R23 S1 S2, प्लस माइनस वाली वैल्यू कट गई। अब S1 S2 कॉमन ले लिया है, न्यूमरेटर में आपके पास ये बचा है R12 माइनस R13 R23 ये बचा। इस तरह से आप न्यूमरेटर की वैल्यू निकालेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा। ये न्यूमरेटर की वैल्यू है S1 S2 R12 माइनस R13 R23। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू पे चलिए। डिनोमिनेटर में दो टर्म है नीचे देखिएगा, अंडर रूट समेशन y माइनस B13 x3 का होल स्क्वायर, और दूसरा अंडर रूट समेशन x2 माइनस B23 x3 का होल स्क्वायर। अब पहला पार्ट कर लें, फिर वैसे सेकंड पार्ट कर लें। तो पहला पार्ट है y माइनस B13 x3 का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का स्क्वायर है, उसका फार्मूला लगा हुआ a माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर आएगा, बाहर समेशन है तो समेशन y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ab, तो 2 टाइम्स B13 हो जाएगा, समेशन x3 y हो जाएगा क्योंकि समेशन अंदर लाना, प्लस B13 का होल स्क्वायर हो जाएगा और समेशन x3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही सेकेंड टर्म आप करेंगे, तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लें, फिर सेकेंड टर्म देखते हैं।
समेशन वाई स्क्वायर हम पहले ही बता चुके हैं, वेरिएबल 1 है तो एस स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 टाइम्स B13 X3Y है तो 2 टाइम्स B13 क्या है, R13 S1 अपॉन S3 आ जाएगा। और फिर S1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो है समेशन x3y जो है ये फार्मूला बन जाएगा R13 का। तो 2 टाइम्स R13 R स्क्वायर 13 हो जाएगा और S1 S स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो B13 की वैल्यू रख दीजिए, समेशन x3y को कन्वर्ट कर लीजिए R13 में। तो 2 टाइम्स R स्क्वायर 13 S स्क्वायर 1। एक बार आपको करना पड़ेगा लिख के। अब इसके बाद है B13 का स्क्वायर है, B13 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फार्मूला डालना पड़ेगा आपको R13 S1 अपॉन S3 और इसका स्क्वायर रहेगा तो R स्क्वायर 13 S1 स्क्वायर अपॉन S3 स्क्वायर और ब्रैकेट में समेशन x3 स्क्वायर है, ये S3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे S3 स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा R स्क्वायर 13 S स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अब फर्स्ट पार्ट जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी अंडर रूट एस स्क्वायर 1 एस माइनस एस स्क्वायर 1 R स्क्वायर 13 आ जाएगा जो भी डिनोमिनेटर में। S1 कॉमन आ गया बाहर, अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 13। ऐसे ही सेकेंड पार्ट आप कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के सॉल्व कीजिए तो अंडर रूट एस स्क्वायर 2 माइनस एस स्क्वायर 2 R स्क्वायर 2 एस स्क्वायर 2 अंडर रूट के बाहर लेंगे तो S2 आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस R स्क्वायर 2 3 R स्क्वायर 2 3। कीजिएगा जरूर एक बार। तो ये डिनोमिनेटर के टर्म्स आ गए दोनों। तो अब इनको वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू रख दीजिए। न्यूमरेटर में आपका आया था R1 2.3 लेफ्ट हैंड साइड पे है इक्वल टू, न्यूमरेटर में आपका आया था S1 S2 R12 माइनस R13 R23। डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स क्या आए थे, S1 S2 अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 13 1 अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 23 ये आया था। अब S1 S2 दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, ऊपर बचेगा R12 माइनस R13 R23, नीचे बचेगा अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे में अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 23। तो R1 2.3 का फार्मूला है, देखिए बड़ा सिमेट्रिकल है। R12 ऐसे ही रहेगा, फिर R13 R23 माइनस साइन, डिनोमिनेटर में 1 अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 13, दूसरे में अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 2। अब एक असाइनमेंट है जो आपको रजिस्टर में अब करना है अपने साथ, वो है फाइंड R13.2। R1 2.3 ऐसे निकाला है, आप R1 3.2 निकाल लीजिए। तो जब आप निकालेंगे तो पहले सेकंड वेरिएबल का इफेक्ट फर्स्ट में से घटा लीजिए और थर्ड में से घटा लीजिए। तो आपका फार्मूला बन जाएगा समेशन E1.2 E3.2 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट E1.2 का स्क्वायर और अंडर रूट E3.2 का स्क्वायर और फिर आप उसे कर लीजिए सॉल्व कर, वैल्यू निकाल कर करके देखिए और बताइए आता है कि नहीं आता। ऐसे R1 2.3 का रिजल्ट आया है, ये R1 3.2 का भी ऐसे ही आएगा। R1 2 आया है, वहां पे R1 3 आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, फिर ऊपर R1 3 आया है, यहाँ पे R1 2 आ जाएगा और दूसरे पे R2 3 आ जाएगा ब्रैकेट बंद, नीचे आ जाएगा
1 माइनस आर स्क्वायर 1 2, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट लगेगा साथ में, और दूसरे में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 आ गया। देखिए कोरिलेशन 3 और 2 और 2 और 3 के बीच सेम होता है, तो वो कंफ्यूजन ना रहिएगा कि R32 आ रहा है, तो R32 और R23 कोरिलेशन पार्शियल है, सिंपल कोरिलेशन। R32 और R23 सेम, इसलिए आप R32 लिख रहे हैं तो बाद में उसे आप R23 कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए आपको इस चीज का कि कोरिलेशन बिटवीन 3 2 एंड 2 3 सेम, आर केवल सेम है, बाकी नहीं सेम है, आर केवल सेम। तो अगर आप R32 लिख रहे हैं तो लिखिए, बाद में उसे आप R23 कर लीजिएगा। तो वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए आपकी आती है कि नहीं। और मैं छोटे छोटे लेक्चर करके डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत मैथमेटिकल है और स्टैटिस्टिकल टूल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो पढ़िएगा ध्यान से, देखिएगा, समझिएगा। आई होप यू वुड फॉलो, और फीडबैक दीजिएगा कि आपकी समझ में आया कि नहीं। फीडबैक देना में आपके लिए ज़रूरी है। एक पूजा आहूजा जी हैं, उन्होंने फीडबैक दिया था, कम से कम ये पता चले कि जो हमने लेक्चर यूट्यूब पे डाला है वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं। जो हमारे एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन तक ये लेक्चर पहुंच पा रहा है या नहीं। आप फीडबैक देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं इस लेक्चर से, नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारे पास आपका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसलिए प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। और मेरा नंबर है 9451388135, 9451388135। उस पे भी आप बता सकते हैं, लेकिन फीडबैक दे दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। इसी पे आप नीचे रिप्लाई में डाल सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, अपने नाम के साथ दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। आप में से कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और कुछ एवरेज बच्चे हैं, और ओवरऑल अच्छा बैच है। उम्मीद है कि आपकी सब चीज़ समझ में आएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू ऑल। अभी तो आप प्रमोट हो गए, लेकिन हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर में जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़े। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इस समय यूनिवर्सिटीज़ की, और शायद 1 महीना करीब रहें, तो इधर थोड़ा लेक्चर प्रोसेस इसीलिए स्लो है, लेकिन आई विल डेफिनेटली पिक अप एज सुन एज आई गेट रिलीफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वर्क। So thanks and good wishes to you all.